नमस्कार आप सबको, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12 के इतिहास का 12 चैप्टर, जो कि था औपनिवेशिक शहर। इस चैप्टर का पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट ज़रूर जाके देखिएगा, जिसके माध्यम से ये जो सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसके चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज एंड फॉर अदर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट नेम crisscrossclasses.in, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि क्रिस क्रॉस क्लासेस नाम से है। आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन का है। औपनिवेशिक शहरों में गोरे मतलब अंग्रेज और काले लोग भारतीयों को अलग अलग बस्तियों में रखा जाता था। मतलब सिंपल सी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था। मतलब आप बोल सकते हो कि बस्तियों में डिवाइड कर दिया था नस्ल के आधार पर, कि जो भारतीय लोग थे उनको काला बोला गया और जो गोरे लोग थे उनको अंग्रेज़ बोला गया। तो मतलब इस प्रकार नस्ल के आधार पर क्या था कि बस्तियाँ अलग अलग कर दी गई। ठीक है, तो औपनिवेशिक शहरों में गोरे मतलब अंग्रेज़ और काले भारतीयों की अलग अलग बस्तियाँ होती थी। उस समय के लेखन में भारतीयों की बस्तियों को ब्लैक टाउन और गोरों की बस्तियों को वाइट टाउन कहा जाता था। इन शब्दों का प्रयोग नस्ल के आधार पर भेद प्रकट करने के लिए किया जाता था। अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की मजबूती के साथ ये नस्ल का जो भेद था वो और भी ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ता हुआ चला गया। इन दोनों बस्तियों के मकानों में भी क्या हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा अंतर हुआ करता था, क्योंकि भारतीय एजेंट और बिचौलिए ने बाजार के आसपास व्हाइट टाउन में परंपरागत ढंग से मकान बनवा लिए और साथ ही साथ सिविल लाइंस में बंगले हुआ करते थे। सुरक्षा के लिए इनके आसपास छावनियाँ भी बसाई गई थी। व्हाइट टाउन साफ सुथरे होते थे, जबकि ब्लैक टाउन थोड़े गंदे हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा क्या हुआ करता था, डर हुआ करता था। झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, कंजेस्टेड एरिया हुआ करता था, धूप वहाँ पे नहीं आती थी ठीक से, हवा वहाँ पे ठीक से पास नहीं हो पाती थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता था कि ब्लैक टाउन में थोड़ी गंदगी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। औपनिवेशिक काल में भवन के निर्माण के बारे में हम बात करें तो भवन निर्माण किस प्रकार हुआ करता था। औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलन में आई थी। पहली न्यो क्लासिकल शैली भी बोला जाता था। इसमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना भी पाई गई, जैसे बम्बई का टाउन हॉल, और यहाँ पे अगर हम बात करें एल्फिस्टन सर्कल। दूसरी शैली के बारे में हम बात करें नव गॉथिक शैली। इसमें ऊंची उठी हुई छत हुआ करती थी, नोकदार मेहराब, बारीक साज सज्जा देखने को यहाँ पर मिलता है, जैसे सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय। यहाँ पर ये जब आप देखोगे सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और बम्बई उच्च न्यायालय, ये दूसरी शैली का है। इसको नव गॉथिक शैली के आधार पर बनाया गया है। तीसरी शैली के बारे में हम बात करें इंडो सारासेनिक शैली के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण है। इसका प्रमुख उदाहरण हमारे को मिलता है गेटवे ऑफ इंडिया, बम्बई के ताजमहल के होटल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या है कि ये जो भवन निर्माण की जो शैलियाँ हैं, 3 प्रकार की शैलियाँ हमने यहाँ पे डिस्कस की। पहली नवशास्त्रीय, दूसरा यहाँ पे नवगौथिक शैली के बारे में हमने बात की, और तीसरा जो हम बात करें यहाँ पे इंडो सारासैनिक जो शैली है। 3 शैली आपको सबसे महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। राइट, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं नए शहरों में सामाजिक जीवन किस प्रकार था। शहरों में लोगों के जीवन में हमेशा अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी असमानता रहती थी। ठीक है, कहाँ पर, शहरों में कुछ अमीर लोग हुआ करते थे, और मतलब अमीरों की संख्या थोड़ी कम हुआ करती थी और गरीबों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हुआ करती थी। नई परिवहन सुविधा जैसे घोड़े गाड़ी, रेलगाड़ी, बसें विकसित की गई। लोगों ने अब परिवहन के नए मोड का उपयोग करके घर से कार्यस्थल की यात्रा शुरू कर दी। जैसे आज के टाइम पे भी होता है कि लोग जब जॉब पर जाते हैं और घर आते हैं तो वो क्या करते हैं, परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। कई सार्वजनिक स्थानों का निर्माण किया गया, जैसे 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक पार्क बनाए गए, थिएटर और सिनेमा हॉल वगैरह भी बनवाए गए। कहाँ पर, शहरों में। इन स्थानों ने सामाजिक संपर्क के मनोरंजन और अवसर प्रदान किए कि यहाँ पर समाज को अब क्या मिलेंगे भाई, यहाँ पे सामाजिक संपर्क, ठीक है, और यहाँ पे मनोरंजन के अवसर भी वहाँ पर उनको प्रदान किए गए। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, क्योंकि शहरों में क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा मांग थी। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक क्षेत्र उभरा। सामाजिक मानदंड, रीति रिवाज और प्रथाओं पर सवाल उठाए जाने लग गए। उन्होंने नए अवसर प्रदान किए। महिलाओं के लिए भी अवसर थे। इसने महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने और सार्वजनिक जीवन में अधिक दिखाई देने का इन्होंने मौका दिया। अब कुछ लोगों को ये बात तो सही लगेगी, लेकिन कुछ लोगों को बात सही नहीं लगेगी, क्योंकि उनका मानना ये रहता था कि जो औरतें हैं वो सिर्फ घर का कार्य करें, ना कि बाहर जाके कार्य करें। उन्होंने
शिक्षक, रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री, घरेलू कामगार, कारखाने आदि के रूप में नए पेशे में प्रवेश किया। किसने? महिलाओं ने। मध्य वर्ग की महिलाओं ने अपने आप को आत्मगाथा, पत्रिकाओं और पुस्तक के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर दिया। परंपरावादियों को इन सुधारों की आशंका थी। उन्होंने समाज के मौजूद शासन और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को तोड़ने की आशंका जताई कि इससे क्या है कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो टूट जाएगी। जिन महिलाओं को घर से बाहर जाना पड़ा, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और वह उन वर्षों में सामाजिक नियंत्रण की वस्तु बन गई। मतलब यहाँ पे क्या था कि जो महिलाएं घर से बाहर गई, अब वहाँ पे क्या हुआ था कि लोगों को क्या किया भाई, सामना करना पड़ा। महिलाएं जो थी, लोगों का उनका सामना करना पड़े कि क्या था कि लोग बोलते हैं भाई कि आप महिला हो, आप घर पे काम करना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब ये परंपरा वगैरह है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ा था। गरीब अवसर की तलाश में शहरों में आ गए। कुछ लोग जीवन के नई तरीके से जीने और नई चीज़ों को देखने की इच्छा के लिए शहरों में आ गए। शहरों में जीवन काफ़ी महंगा हुआ करता था, नौकरियां निश्चित नहीं थी और कभी कभी प्रवासी पैसे बचाने के लिए अपनी परिवार को मूल स्थान पर छोड़ देते थे। प्रवासियों ने तमाशा मतलब लोकमंच और स्वांग व्यंग में भाग लिया और इस तरह से उन्होंने शहर के जीवन को एकीकृत करने का प्रयास भी किया। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि गांव के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो शहर की ओर पलायन करता है, शहर की ओर आता है और उसका जो पूरा परिवार रहता है वो गांव में रहता है, क्योंकि शहर का जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। इसलिए एक ही व्यक्ति जो है वो कहाँ पर आता है? शहर में आता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हिल स्टेशन के बारे में। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सेना की आवश्यकता के लिए शुरू में हिल स्टेशन विकसित करने जो थे वो शुरू कर दिए। गोरखा युद्ध जो हुआ था वो 1815 और 16 के बीच के दौरान हुआ था, जिसमें वर्तमान का जो शिमला है उसकी स्थापना कर दी गई। एंग्लो मराठा युद्ध से माउंट आबू 1818 में इसका विकास हुआ। दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के शासक से ले लिया गया। पहाड़ियों को ठंडी जलवायु को सैनिटेरियम किसे बोला जाता है? वह स्थान जहां सैनिकों को आराम और बीमारी से उबरने के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पे सैनिटेरियम के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि ये क्षेत्र हैजा, मलेरिया आदि बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त थे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की ये बीमारियाँ नहीं थी। पहाड़ी क्षेत्र और स्टेशन यूरोपीय शासकों और अन्य कुलीन वर्ग के लिए आकर्षक स्थान बन गए। गर्मियों के मौसम के दौरान मनोरंजन के लिए लोग नियमित रूप से यहाँ पर आते रहते थे। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी लोग जो हैं वो जाते रहते हैं, है ना, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, घूमने जाते रहते हैं। कि यहाँ पे जैसे दिल्ली वगैरह हो गया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए ऐसी जगह जाते रहते हैं। बाद में रेलवे के परिचय ने इन स्थानों को अधिक सुगम और उच्च और मध्यम वर्ग के भारतीयों जैसे महाराजा, वकील और व्यापारियों ने भी नियमित रूप से इन स्थानों पर जाने का उन्होंने प्रयत्न किया और वो जाने भी लग गए। पहाड़ी क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण थे, क्योंकि चाय बागान, कॉफ़ी बागान इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा क्या होने लग गए थे? विकसित होने लग गए थे। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बड़े शहरों के बारे में। ये जो बड़े शहर थे वो कौन कौन से थे? मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। ये आप बोल सकते हो कि इनका जो विकास था वो क्रम अनुसार हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए यहाँ पर विकास क्रम लिखा हुआ है कि किस प्रकार यहाँ पर इनका धीरे धीरे विकास होता हुआ चला गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण ये शहर व्यापार के बड़े महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी भाई? व्यापार की गतिविधियां, यही ये सबसे महत्वपूर्ण शहर थे जो हमने बात की, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहीं पर व्यापार जो था वो बड़े पैमाने पे किया जा रहा था। कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में मद्रास और 1690 में कलकत्ता में बस गए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये सब कस्बे बड़े शहर बन गए। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पहले कस्बे थे और बाद में क्या बन गए? यहाँ पे सबसे प्रमुख शहर बन गए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी, तो व्यापार करते करते ये व्यापार के भी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। और यहाँ पे बोल सकते हो कि कंपनी के जो एजेंट थे, कौन से कंपनी के एजेंट? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे वो धीरे धीरे आकर यहाँ पे बसने लग गए। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हो गए, मतलब पतन की ओर जाने लगे। अब यहाँ पे कैसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पतनोन्मुख हो गए? ये इसलिए हो गए क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं राजनीतिक और व्यापारी, इसका पुनर्गठन हुआ, मतलब आप बोल सकते हो दोबारा से इसका गठन किया गया। अब यहाँ पे जो पुराने जो बोल सकते हो कि भाई
जो पुराने नगर थे वो पतन की ओर जाने लगे, और जहाँ पे कंपनी के एजेंट अपना व्यापार कर रहे थे या फिर कंपनी जहाँ पे व्यापार कर रही थी उनका क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। इसलिए नए नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास, क्षेत्रीय राजधानियां जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, आज का जो पुणे है, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर के बढ़ते महत्व से प्रचलित हुआ। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार और अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की और कम तथा संरक्षण की तलाश में आने लग, सॉरी यहाँ पे काम होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, काम काम और संरक्षण की तलाश में आने लग गए। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में पणजी में, डचों ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 ईस्वी में और फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में पांडुचेरी, मतलब आज का जो पुदुचेरी है, में बस्तियों को स्थापित कर लिया। आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे जो बाहरी लोग आए, यूरोपीय लोग आए, इन्होंने क्या किया, अपनी बस्तियां यहाँ पे स्थापित करनी शुरू कर दी, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर रहने के लिए वो आ गए। अब हम बात करेंगे मद्रास की बनावट के बसावट के बारे में। मद्रास की बसावट जो थी वो किस प्रकार थी। कंपनी ने सबसे पहले सूरत में अपना केंद्र स्थापित किया। कंपनी ने सबसे पहला जो केंद्र था वो कहाँ पर स्थापित किया, सूरत में, और पूर्वी तट पर कब्जा करने की कोशिश की। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दक्षिणी भारत में लड़ाई में लगे थे, लेकिन 1761 में फ्रांस हार गया और मद्रास सुरक्षित हो गया और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगे। अब यहाँ पे वाणिज्यिक केंद्र में क्या विकसित होने लगे, कौन सा शहर, मद्रास जो था। अब कैसे सुरक्षित हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप बोल सकते हो 1761 में फ्रांस जो था हार गया था, और साथ ही साथ यहाँ पे मद्रास जो था वो सुरक्षित हो गया। यहाँ पे वाणिज्यिक केंद्र जो था वो होने लग गया विकसित। फोर्ट सेंट जॉर्ज एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह वह जगह है जहां यूरोपीय लोग रहते थे और यह अंग्रेजी लोगों के लिए आरक्षित था। यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज हमने जो बात की, क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो हम यहाँ पे बात करें, ये वो जगह है जहां पर सिर्फ अंग्रेजी लोग रहते थे। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित था। यहाँ पे कोई बाहरी लोग जो थे वो आके नहीं रह सकते थे, या फिर बाहरी लोग का मतलब जो हमने बाकी लोगों के बारे में बात की वो नहीं आ सकते थे। बस यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ यूरोपीय लोग थे। अब भारतीय लोग जो थे, भारतीय लोग भी यहाँ पे इस जगह पर नहीं आ सकते थे। यूरोप के जो लोग थे सिर्फ वही यहाँ पर रह सकते थे। अधिकारियों को भारतीयों से शादी करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें कि यहाँ पे कंपनी के जो एजेंट थे, जो यहाँ पे वर्क कर रहे थे या फिर वर्किंग थे, उन लोगों को ये अनुमति नहीं थी कि वो भारतीयों से शादी कर ले। हालांकि अंग्रेजी, डच के अलावा पुर्तगाली को किले में रहने की अनुमति दी गई, क्योंकि वह सब यूरोपीय और ईसाई थे। अब जैसे हम बात करें, अंग्रेजी लोग तो रहते थे, अंग्रेजी डच के अलावा यहाँ पे पुर्तगाली लोगों को भी रहने की अनुमति दी, क्योंकि उनका धर्म भी समान था। उनका धर्म भी क्या था, ईसाई था। इसलिए उनको अनुमति दे दी कि भैया आप यहाँ पर आओ और आप भी क्या करो, यहाँ पर रहने लग जाओ, क्योंकि वह सब यूरोपीय और ईसाई थे। मद्रास का विकास गोरों की आवश्यकता के अनुसार किया गया था। काला मतलब ब्लैक टाउन, भारतीयों को बसना यहाँ, पहले यहाँ यह किले के बाहर था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। आप बोलो कि यहाँ पर जैसे हमने बात की थी ना कि समाज को जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन्होंने भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, गोरे और काले के बीच में। तो यहाँ पे जैसे जैसे मद्रास का विकास होने लग गया तो गोरों की आवश्यकता बढ़ने लगी, तो गोरों ने अपनी जगह अलग सुनिश्चित कर ली। और काला शहर जो बताया गया, भारतीयों को बताया गया कि भाई भारतीय जो लोग रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, ब्लैक टाउन में रहेंगे। कहाँ पर, ब्लैक टाउन में रहेंगे। पहले ये किले के बाहर था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे हम बात करते हैं न्यू ब्लैक टाउन। मंदिर और बाजार के आसपास रहने वाले क्वार्टर के साथ पारंपरिक भारतीय शहर जैसा था। जाति विशेष के मोहल्ले थे। मद्रास का विकास में आसपास के कई गांवों को शामिल किया गया। यहाँ पे आप बोल सकते हो किया गया। मद्रास ने स्थानीय समुदाय के लिए कई अवसर प्रदान किए। स्थानीय समुदाय मतलब आप बोल सकते हो कि अलग अलग ग्रुप वगैरह जो थे उनके लिए क्या किए कि भाई अलग अलग अवसर प्रदान किए, या फिर आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटीज जो थी वो किसके द्वारा दी गई, यहाँ पे जो कंपनी थी उसके द्वारा अपॉर्चुनिटीज जो थी वो दी गई। तो यहाँ पे आपको जो नया ब्लैक टाउन के बारे में हम बात करें, क्या है हमारा नया ब्लैक टाउन, मंदिर और बाजार के आसपास रहने वाले क्वार्टर के साथ पारंपरिक भारतीय शहर जैसा था। भारतीय पारंपरिक शहर का मतलब हमने बात की ना कि जिस तरह से परंपरा चल रही थी उसी प्रकार ये शहर भी बने हुए थे। यहाँ पे विशेष मोहल्ले थे जो कि आप बोल सकते हो अलग अलग समुदाय में बटे हुए थे, और समुदायों को जो अवसर प्रदान किया गया वो कंपनी द्वारा प्रदान किया गया। अलग अलग समुदाय मद्रास शहर में अपनी विशिष्ट नौकरी करते थे। मतलब हर समुदाय जो था मद्रास में, जो समुदाय था या फिर आप बात करो कि यहाँ पे जो ग्रुप था वो क्या करते थे, अपनी 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 नौकरी किया करते थे। साथ ही साथ जैसे हम बात करें कि अलग अलग समुदाय के लोग ब्रिटिश सरकार की नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने लग गए। किसके लिए, कि भाई यहाँ पे अलग अलग समुदाय के जो लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य करना चाहते थे, इसलिए आप बोल सकते हो कि वो आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लग गए।
धीरे धीरे परिवहन प्रणाली विकसित होने लग गई। परिवहन प्रणाली का मतलब है कि यहाँ पे आवाजाही जो है वो विकसित होने लगे। आवाजाही का मतलब है कि मान लो कोई माल एक जगह से माल को दूसरी जगह पहुंचाना है, तो इसके लिए हमारे को परिवहन चाहिए। तो परिवहन का क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। मद्रास के शहरीकरण का मतलब गांव के बीच के क्षेत्रों को शहर के भीतर लाना था। मतलब यहाँ पे जो गांव थे, आप बोल सकते हो गांव जो थे, गांव के जो प्रमुख क्षेत्र थे, या फिर प्रमुख क्षेत्र भी छोड़ो, कि इसके जो क्षेत्र थे उनको कहां पर लाना था, शहरों के भीतर लाना था। शहरों के भीतर लाने का कारण क्या था कि जब यहाँ पे गांव के क्षेत्र शहरों में मिल जाएंगे तो उनके पास क्या हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे। कार्य करने के लिए उनके पास लोग हो जाएंगे। अब लोगों के पास कार्य होगा तो लोग जो है वो इतने असंतुष्ट नहीं होंगे, और यहाँ पे जो कंपनी है उसको क्या मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा कि वो इन लोगों का क्या करे, इस्तेमाल कर सके। कलकत्ता में नगर नियोजन के बारे में हम बात करते हैं। कलकत्ता शहर का विकास सुतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों से हुआ था। ये गांव का नाम है, आपको याद रखना है। कंपनी ने गोविंदपुर गांव की एक साइट को वहां एक किले के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी। यहाँ पे कंपनी ने गोविंदपुर जो गांव था, कौन सा, गोविंदपुर जो गांव था, वहां की एक साइट पर किले के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी। कलकत्ता में नगर नियोजन धीरे धीरे फोर्ट विलियम से दूसरे हिस्सों में फैल गई। कलकत्ता के नगर नियोजन में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। सरकार की सहायता से लॉटरी प्लान द्वारा नगर नियोजन के कार्य को आगे बढ़ाया गया। नगर नियोजन के लिए फंड लॉटरी द्वारा उठाए गए थे। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लॉटरी जो थी वो इन्होंने स्टार्ट की। अब जब इन्होंने लॉटरी स्टार्ट की तो लॉटरी से इन्होंने क्या उठाया, फंड उठाया। लॉटरी से जब इन्होंने फंड उठाया तो उस फंड का इस्तेमाल इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फंड उठाने के बाद यहाँ पे जो नगर थे, मतलब कलकत्ता के बारे में बात करें तो वहां पे क्या कर रहे थे, विकास करना चाह रहे थे। तो विकास के लिए इन्होंने लॉटरी से ही फंड उठाया। कलकत्ता के लिए एक नया नक्शा बनाया गया, शहर में सड़कें बनवाई गई। कलकत्ता को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने के लिए कई झोपड़ी और बस्तियों को हटा दिया गया। अब यहाँ पे झोपड़ी और बस्तियों को क्यों हटाया गया, जैसे हमने बात की थी ब्लैक टाउन के बारे में, तो अंग्रेजियों का ये मानना था कि ये जो ब्लैक टाउन होते हैं वो क्या होते हैं, गंदे होते हैं। गंदे मतलब यहाँ पे झोपड़ियां वगैरह रहती हैं। यहाँ पे जो धूप है, मतलब यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से बीमारी जो है यहाँ पे फैल जाती है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि इसलिए इन्होंने एक नक्शा तैयार किया, सड़क वगैरह बनवाई। यहाँ पे कलकत्ता को स्वच्छ रखने और रोग मुक्त करने के लिए झोपड़ी और बस्तियों को इन्होंने हटा दिया और इन लोगों को कलकत्ता के बाहरी इलाके में स्थानांतरित कर दिया। मतलब आप बोल सकते हो कलकत्ता का जो बाहरी क्षेत्र था वहां पर इन्होंने स्थानांतरित कर दिया कि यहाँ पर जो कंपनी के एजेंट हैं वो वहां पर नहीं रहेंगे। अंग्रेजी लोग जो है वो साफ सुथरी जगह रहेंगे। मतलब व्हाइट टाउन जो है, कौन सा व्हाइट टाउन जो है वो कहाँ, वो लोग रहेंगे जो कि अंग्रेजी के एजेंट हैं। शहरों में बार बार आग लगने के कारण सख्त भवन नियमन हो गया, या फिर हम बात करें सिंपल सा, शहरों में बार बार आग लग जाती थी जिसकी वजह से भवन का निर्माण किया गया। मतलब आप बोल सकते हो कि सख्त मतलब ऐसे भवनों का निर्माण किया गया जिसमें आग जो है नहीं लगेगी। छज्जे वाली छत पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पक्की छत को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो छज्जा वगैरह होता है, छज्जे वाली छत को इन्होंने प्रतिबंध कर दिया कि भाई छज्जे वाली छत आप लगाओगे, जैसे झोपड़ियां वगैरह होती थी तो झोपड़ियों में भी क्या हो जाती थी, आग लग जाती थी, जिसकी वजह से भी आप बोल सकते हो झोपड़ियों को वहां से हटा दिया गया था। आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शहर में आधिकारिक हस्तक्षेप अधिक कठोर हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो शहर में क्या हो गया, आधिकारिक हस्तक्षेप जो था वो बहुत ही ज्यादा अधिक कठोर हो गया। मतलब यहाँ पे जो कंपनी के जो एजेंट थे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करने लग गई, यहाँ पर हस्तक्षेप बहुत ज्यादा करने लग गई। ब्रिटिश ने अधिक झोपड़ियों को हटा दिया, मतलब बहुत सारी झोपड़ियां जो थी वो उन्होंने हटा दी और अन्य क्षेत्रों की कीमत पर शहर के ब्रिटिश हिस्से को विकसित कर दिया। मतलब आप बोल सकते हो कि जो शहर के हिस्से थे, मतलब जहां पर ये अपना विकास करना चाह रहे थे या फिर जहां पर ये रुके हुए थे, उस क्षेत्र को इन्होंने विकास करना शुरू कर दिया। इन नीतियों ने सफेद शहर और काले शहर मतलब व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन ने नस्लीय विभाजन को और गहरा कर दिया और स्वस्थ और अस्वस्थ के नए विभाजन में और तेजी आ गई। स्वस्थ और अस्वस्थ का मतलब है, स्वस्थ यहाँ पे बोला गया है गोरों लोगों को, किसको बोला गया, गोरे लोग जो है वो स्वस्थ बताया गया है, अस्वस्थ जो है भारतीय लोगों को बताया गया है। धीरे धीरे इन नीतियों के खिलाफ जनता का विरोध हुआ। भारतीयों ने साम्राज्यवाद विरोधी भावना और राष्ट्रवाद को मजबूत किया। ब्रिटिश चाहते थे कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहर ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता और अधिकार का प्रतिनिधित्व करें। अब अधिकार का प्रतिनिधित्व का मतलब समझो कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण शहर के बारे में हम बात करें, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो थे, ये वो शहर थे जहां पे अंग्रेजी सरकार जो थी वो क्या करना चाह रही थी, बहुत ज्यादा विकास करना चाह रही थी
और अपना व्यापारिक केंद्र भी यहीं पे स्थापित करना चाह रही थी। यहाँ पर वो रहना भी चाहते थे, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि इन्होंने क्या किया कि इन शहरों को ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देने का इन्होंने प्रयत्न किया, क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो 3 महत्वपूर्ण शहर है इनकी भव्यता ऐसी होनी चाहिए कि मानो यहाँ पे व्हाइट टाउन और यहाँ पर जो अंग्रेजी लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। मतलब सामने से पता चल जाए कि भाई यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, काफ़ी स्वस्थ लोग रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई देखो कई सारे जो आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी कई सारी झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं, कई सारे जो लोग होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, और कई सारे जो लोग हैं वो कहाँ पर होते हैं, कोठी में रहते हैं, अपने बंगलों में रहते हैं। तो वो जो जगह है वो अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है क्योंकि वो साफ सुथरी होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो अंग्रेजी लोग थे वो भी यही कर रहे थे। नगर नियोजन का उद्देश्य पश्चिमी सौंदर्य विचारों के साथ साथ उनके सावधानी पूर्वक और तर्क संगत योजना और ठीक ढंग से पूरा करना का प्रतिनिधित्व करना था। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इनके जो नए विचार थे वो ये थे कि भाई नगर का नियोजन मतलब नगर नियोजन में क्या किया जाए, विकास किया जाए। सिंपल से आप बोल सकते हो विकास किया जाए और सावधानी पूर्वक यहाँ का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या रहें, सुरक्षित रहें। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बॉम्बे में वास्तुकला के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सरकारी भवन मुख्य रूप से रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी कार्यात्मक जरूरतों की सेवा किया करते थे, लेकिन वह अक्सर राष्ट्रवाद, धार्मिक महिमा और शक्ति के विचारों का प्रदर्शन करने के लिए होते थे। बॉम्बे के पास शुरू में 7 द्वीप हैं थे, आप बोल सकते हो बॉम्बे के पास शुरू में कितने थे, 7 द्वीप थे। बाद में यह औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बन गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी यही बन गया। बंबई बंदरगाह, मालवा से सिंध और राजस्थान का विकास हुआ और कई भारतीय व्यापारी भी अमीर हो गए। भारतीय व्यापारी का मतलब देखो यहाँ पे भारतीय व्यापारी जो है वो भी व्यापार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो वो भी व्यापारिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी स्थिति जो थी और भी अच्छी हो गई, वो अमीर से और अमीर होते हुए चले गए। बंबई ने भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास किया जो पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुस्लिम, गुजराती, बनिया, बोहरा, यहूदी और आर्मीनियाई जैसे विविध समुदाय से आया था। अब जैसे हम बात करें बंबई के जो पूंजीपति वर्ग था, मतलब जैसे हमने बात की ना कि भारतीय के जो लोग थे वो भी अमीर होने लग गए। अब यहाँ पे जो इनका विकास हुआ ये वो समुदाय हैं जो कि क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा विकास कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कपास की मांग में वृद्धि हुई अमेरिकी गृह युद्ध के समय और 1869 में स्वेज नहर के खुलने के दौरान बॉम्बे के आगे आर्थिक विकास हुआ। बॉम्बे का आगे जाके और भी ज्यादा आर्थिक विकास हुआ, ये आप बोल सकते हो। देखो कपास की मांग में वृद्धि का मतलब है जब अमेरिका में क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, तो यहाँ पे कपास की मांग, जैसे हम बात करें गृह युद्ध की वजह से कपास की मांग मतलब कपास का यहाँ पे जो आयात निर्यात किया जाता था वो लगभग बंद हो गया। अब जब यहाँ पे बंद हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारतीय जो किसान थे उनको प्रोत्साहित किया कि आप क्या करो, यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज्यादा करो जिससे आपकी स्थिति जो है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, साहूकारों से कर लिया, साहूकारों से इन्होंने लोन लिया। अब लोन लिया तो इन्होंने कपास की खेती बहुत ज्यादा की। अब कपास की खेती की वजह से हालांकि इनकी स्थिति जो थी वो अच्छी होने ही वाली थी, लेकिन अंत में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होने लग गया कि अंत में यहाँ पे इनकी स्थिति जो थी और भी ज्यादा बेकार हो गई। किस कारण यहाँ पे बेकार हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे अब इनकी स्थिति इसलिए बेकार हो गई क्योंकि इन लोगों के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अमेरिका गृह युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कपास की खेती तो उन्होंने कर लिया, अब यहाँ पे इसका जब निर्यात ही नहीं कर पाएंगे तो ये अपना कर्ज जो है किस प्रकार चुका पाएंगे। तो बॉम्बे को भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर में से एक घोषित किया गया। बम्बई में भारतीय व्यापारियों ने सूती मिलों और भवन निर्माण गतिविधियों में निवेश करना शुरू कर दिया। कई नई इमारतों का निर्माण किया गया था, लेकिन उन्हें यूरोपीय शैली में बनाया गया था। आप बोल सकते हो कि कई नई इमारतें जो थी बनाई गई, उनका निर्माण किया गया। जब इन इमारतों का निर्माण किया गया तो यहाँ पे इन इमारतों का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया कि भाई यूरोपीय जो शैली थी उसी के अनुसार इसका निर्माण किया गया। आगे हम बात करते हैं इसके स्रोत हमारे को कैसे पता चलते हैं, भाई किससे हमारे को ये सारी जानकारी मिलती है। स्रोत है ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड, जिसमें से 5वीं रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण थी। जनगणना की रिपोर्ट, नगरपालिका रिपोर्ट 1900 से लेके 1940 की अवधि के दौरान शहरी आबादी लगभग 10% से बढ़ के 13% हो गई। 18वीं शताब्दी के अंत के दौरान मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता महत्वपूर्ण बंदरगाहों के रूप में विकसित हो गए थे। परिवहन के नए साधन जैसे घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी, ट्राम आपने देखा हो बॉम्बे में चलती थी, बस आदि के विकास ने लोगों को अपने काम के स्थानों से दूर के स्थान पर रहने की सुविधा प्रदान की। हर जगह के शासक भवनों के माध्यम से अपनी शक्ति को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। कई भारतीयों ने वास्तुकला की यूरोपीय शैली को आधुनिकता और सभ्यता के प्रतीक के रूप में
अपना लिया था। जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी ना कि यूरोपीय शैली अपना रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने सोचा भारतीय लोगों ने कि चलो ठीक है भाई, आधुनिकता आ रही है, यहाँ पे नई नई चीजें भारत में आ रही है, तो डेफिनेटली भारत का विकास होगा, इसलिए भारतीय लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे को जो स्रोत पता चले, इससे पता चलता है भाई हमारे को किसके बारे में, इससे पता चलता है हमारे को अंग्रेजी शासन के बारे में, औपनिवेशिक शहर के बारे में। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट जो है मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको रेगुलर अपडेट जो है मिलती रहती है। आगे के लिए हम बात करेंगे भाई आपको क्या करना है कि आपको क्रिस क्रॉस क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड करना है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर आपको क्विज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट नोट, सारे के सारा कंटेंट जो है वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप क्रिस क्रॉस क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, आपको आसानी से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो कहीं पे समाप्त करेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।